मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम और आज हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान बिहार के मशहूर मारूफ सियासी रहनुमा, कई बार रुकन असम्बली भी रह चुके हैं और फ़िलहाल अगर हम बात करें तो बिहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट के सदर भी हैं। इससे मेरी मुराद है अख्तरुल ईमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल बिहार यूनिट के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप सदर हैं। आपकी पार्टी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित है। इत्तेफाकी तौर पर महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीट है। आप बिहार के एक सदर होने के नाते आप बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी क्या सोच है? मैं तो पहले इत्तलान आपको ख़बर दूं कि मेरी पार्टी सीमित थी, मेरी पार्टी फैल रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में 2 MLA का इजाफा नहीं हुआ है, वहाँ के कई ज़िला में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारे लोग जीते हैं। यूपी के ताल्लुक़ से मैं आपको ख़बर दूं कि यूपी के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हमारे 32 नुमाइंदे जीते हैं, जबकि कौमी सतह की पार्टी कांग्रेस के सिर्फ 19 लोग जीते हैं। अच्छा, लेकिन बिहार के साथ फैल रहे हैं। बिहार की बात बिहार के सीमांचल में हमने काम शुरू किया है। पिछली बार 6 असेंबली सीट पे हमने लड़ाई लड़ी थी। इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने के लिए मेरी उम्मीदवारी का ऐलान सदर मोहतरम ने कर दिया है। हम धीरे धीरे अपने कारकुन तैयार कर रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी से मुतारुफ करा रहे हैं और धीरे धीरे जो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे पास कोई सरमायादाराना निज़ाम नहीं है, बल्कि हमारे पास आवाम के इशू हैं, उनके हल करने का मेरा मुखलिसाना तरीक़ा है। हम उसको लोगों को समझा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फैलाव पर मुतमईन हैं। धीरे धीरे हमारा इजाफा हो रहा है। अभी अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में तंजीमी साख हमारी खड़ी हो गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे प्रखंड में और पंचायत तक में लोग खड़े हो रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह इन चारों अजला के बाद फिर बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप जैसे आपने कहा कि अब फ़िलहाल 2000 इलेक्शन में आप ही खड़े होंगे, वहाँ पे उम्मीदवार आप होंगे, तो आपके सामने 2019 में मौलाना असरारुल हक साहब होंगे आपके मद्दे मुकाबिल। वो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, लोगों का उनका सपोर्ट भी है और लोग उनके मानते भी हैं। और आपको नहीं लगता है कि एक मजबूत कैंडिडेट के सामने आपको खड़ा होने में या आप किन मुद्दों को लेकर के खड़े होंगे ताकि लोग आपको सपोर्ट करें? क्योंकि लोगों का कहना यह है कि मौलाना असरारुल हक साहब उन्होंने काम किया है, स्कूल चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं उनका, उन्हीं की वजह से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख वहाँ पे आई। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए? पहले तो आप अपनी इस गलतियों का अजाला कर लें कि वो बहुत सारे स्कूल और मदरसे नहीं चला रहे हैं। रिकॉर्ड में तो है, तो रिकॉर्ड में है। अभी लोगों ने उनसे पूछा भी था कि उन मदरसों की निशानदेही कराने लगे तो बगले झाँकने लगे थे, नहीं बता सके थे। एक स्कूल कारोबारी तौर पर चला रहे हैं, वो बहरहाल कारोबारी तौर पर भी चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मजबूत आपने कहा तो जिस्मानी तौर पर से तो बुजुर्ग हैं वो, उसकी जिस्मानी साख्त आप देख रहे हैं। और सियासी एतबार से कितने मजबूत हैं कि न पुलिया, न सड़क, न एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बात कर सके। उस इलाके के लिए न कोई तरक्की का मंसूबा उनके सामने में है, न वो कुछ करा सके UPA 2 में, जबकि उनकी हुकूमत थी मरकज़ में। एक काम का तज़किरा वो नहीं कर सकते। इस वक्त अपोजिशन में है तो आपको मैं बता दूं कि कितने मजबूत और तवाना हैं कि इस वक्त एवरेज रेट है 251 क्वेश्चन करने का असेंबली पार्लियामेंट में MPs का, और जनाब वाला ने सिर्फ एक सवाल किया है। कितने मजबूत और तवाना है आप समझ लीजिए। और कितने मजबूत और तवाना है कि आदमी अपने जान के दुश्मन को, अपने माल के दुश्मन को माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने ईमान के दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन जब तलाक बिल का मसला आया पार्लियामेंट में तो इतने मजबूत हैं कि पार्टी ने कहा इस पर नहीं बोलना है तो चुप रह गए। उनका तो कहना यह है कि मैंने 10 बार मैंने प्रेस रिलीज़ करके कहा है, तलाक बिल के ख़िलाफ़ मैंने कहा है, और जब वोटिंग हो रही थी तो मैं जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन जाम में मैं फंस गया, इस वजह से नहीं जा पाया। और आपका इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ नहीं बोला है। मेरा इल्ज़ाम नहीं है। उनकी एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं जाम में फंस गया था, एक बार उन्होंने कहा कि मैं मशवरा करने के लिए गया था, एक बार उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया, दूसरी बार उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि चूँकि खातून का मसला है इसलिए कोई औरत बोलेगी। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि तलाक का मसला खातून का मसला सिर्फ कैसे हो गया। तलाक बिल की ज़रब पड़ रही थी मर्दों पर, और तलाक का इस्तेमाल करता है मर्द, और ये मामला मर्द और ख़वातीन से ज़्यादा शरीयत का मामला था। और उनकी पार्टी में कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जो शरीयत से इतनी आगाह हो। शरीयत के मामले में जो आदमी समझौता कर ले और उस आदमी को आप तवाना कहते हैं तो तवानाई का मफहूम शायद बदल जाएगा।
लेकिन अब अगर इस तरीके से आप देखें तवाना ना हो, लेकिन लोगों का एक नज़रिया है ना, लोग उनको अच्छा मानते हैं। लोगों का कोई नज़रिया नहीं है। अलीगढ़ की तहरीक में उसका कोई हिस्सा नहीं था। अलीगढ़ की तहरीक उस इलाके की सीमांचल के लोगों की तहरीक थी। बुजुर्ग समझकर खड़ी हो गई जमात तो किसी ने इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, बस यही हैसियत उसकी थी। जमात के बनाने में उसका कोई दखल नहीं था। और दूसरी बात कि अलीगढ़ के सिलसिले में वो कहीं से मुआविन नहीं है, बल्कि मुजरिम है अलीगढ़ के मामले में। इसलिए कि अलीगढ़ की ज़मीन का एग्रीमेंट साइन हुआ था UPA 2 की हुकूमत में 2011 के 30 दिसंबर को। 2012 की पूरी मुद्दत उसकी हुकूमत की रही, 2013 की पूरी मुद्दत उसकी हुकूमत की रही, 2014 के बिफोर इलेक्शन तक वो बाख्तियार रहे और अलीगढ़ को कोई फंड वो फराहम नहीं करा सके। आपके इत्तला में अर्ज़ हो कि 3 शाखाएं जिनकी मंजूरी मिली थी, मलापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज। किशनगंज सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, लेकिन मलापुरम में 60 करोड़ से बिल्डिंग बनी, 38 स्टाफ बहाल हुए और कई फैकल्टीज़ की पढ़ाई शुरू हुई। यही हाल मुर्शिदाबाद का भी है, 60 करोड़ से बिल्डिंग बनी और वहाँ पर 38 स्टाफ बहाल हुए। किशनगंज में एक चपरासी भी बहाल नहीं हुआ और एक छोटी सी इमारत दफ्तर के लिए भी खड़ी नहीं हो सकी। पीछे कौन और उसके बाद और भी मैं बता दूं कि वहाँ 2 फैकल्टी की पढ़ाई हो रही थी, MBA की और B.Ed की, और अब की बार B.Ed का भी एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चों के दाखिले की शरह कम हो गई है। इसके तौर पर चूँकि वो अलीगढ़ कोर्ट के मेंबर भी हैं, अलीगढ़ तहरीक के सोकॉल बड़े वो मीरे कारवां भी हैं और वहाँ के लोगों के वो रुकने पार्लियामेंट भी हैं, तो सबसे बड़े जिम्मेदार अगर वो हैं जिसकी नेक नामी पर ताली बजनी चाहिए, उसकी बदनामी पर गाली के लिए भी उनको तैयार होना चाहिए कि सारा जुर्म अगर किसी का है तो वो MP का है। वहाँ के लोग अलीगढ़ के लिए तहरीक चलाने के लिए तैयार थे। मैंने खुद भी पहल करी थी अलीगढ़ के लिए। सबसे पहली तहरीक का आगाज़ आप जाकर असेंबली के रिकॉर्ड को पढ़ लीजिए। असेंबली में मैंने लड़ाई शुरू करी 2009-10 में। हमने 10-12 हज़ार लोगों को सड़क पर उतारा, तलबा बिरादरी के, और उस तहरीक में शुरुआत की थी। बिल्कुल, आप पूरी तारीख का हिस्सा है, ऑन रिकॉर्ड है। आज भी आप देख लें बिहार असेंबली के रिकॉर्ड को। तो ये लड़ाई हमारी शुरू की हुई थी। बहरहाल उसके बावजूद भी मैं इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये अवामी तहरीक थी, कोई इसका क्रेडिट लेने का कोशिश न करे, बल्कि इसकी जो जिम्मेदारी जिस पर होती है उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपने उनको जवाब नहीं दिया कि आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे। आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? हाँ। मेरे मुद्दे के सिलसिले में आप ये बताइए, लोगों को किस आप अपनी तरफ कैसे लाएंगे, किस देखिए कोई मुद्दा होगा आपका? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, हमने हमेशा मुद्दों की सियासत करी है। मैं जब राजद में रहा तो सीमांचल के उस महरूम इलाके और पसमानदा इलाके के लिए डेटा बेस्ड अगर किसी ने लड़ाई की है असेंबली में तो वो तारीख शाहिद है कि 13.5 लाख की आबादी मुंगेर में है और 88 हाई स्कूल जिस वक्त थे, उस वक्त 17 लाख की आबादी वाले किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल थे। इसी तरह हॉस्पिटल, इसी तरह पुलियों की पूरी डेटा बेस्ड हमने लड़ाई शुरू करी। इस वक्त हमारी लड़ाई उससे भी आगे बढ़ गई है। हमारी लड़ाई इस वक्त ये है कि बिहार के दूसरे ज़िला और दूसरे खत्ता की बनिस्बत सीमांचल को सबसे ज़्यादा महरूम रखा गया है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने भी नाइंसाफ़ी करी, पटने में बैठे हुए लोगों ने भी नाइंसाफ़ी करी, और पर कैपिटा इनकम सबसे कम सीमांचल का, पलायन सबसे ज़्यादा सीमांचल में, नौकरी में सबसे कम तनासुब की सीमांचल का, और मासूम बच्चे होटलों में पोछा मारने वाले सबसे ज़्यादा सीमांचल के। इसलिए हमने, मेरी पार्टी के लीडर ने कहा था कि मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 16 अगस्त 2015 के जलसे में उन्होंने कहा ये तहरीक हमारी सीमांचल की इन सोकॉल अंग्रेज के बच्चों से निजात का है जिन लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है। और आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि दस्तूर हिंद के दफ़ा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दिया जाए और 1947 से लेकर इस वक्त जो हमारी हकमारी की है उस हकमारी का हमको हिस्सा दिया जाए और स्पेशल फंड देकर हमारी पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, कॉलेज की तामीर हो। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं अभी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इसकी बड़ी पजीराई भी है। हमारे नौजवान जो बाहर रह रहे हैं वो, उनकी आंखें खुली हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर जाट लड़ रहे हैं, अगर पटेल लड़ रहे हैं, गुजर लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए, तो सीमांचल के लोगों पर तो ज़्यादा फरीजा है कि हम ज़्यादा तमन्नाई के साथ लड़ें। इस लड़ाई का हमने आगाज़ किया है। ये हमारा इशू है। हमारा इशू जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ का है, महरूम के ख़िलाफ़ अपने हक़ के हुसूल का है। हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से अपने शहरी हुकूक को, अगर मेरे वोट की कीमत बराबर है तो मेरे लाश की कीमत भी बराबर हो, मेरे वोट की कीमत बराबर हो तो सहूलियात ज़िंदगी का जो सरकारी मुराद है उसमें हिस्सा भी बराबर हो। ये मेरा साफ इशू है। लेकिन आपकी जो पार्टी, आप कह रहे हैं कि सारे लोग जो भी सीमांचल में हिंदू मुस्लिम सबको आप लेकर के चले, लेकिन आपकी जो पार्टी है इसका अगर हम देखें तो हिंदू को लगता है कि एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुइज्म, और मुसलमानों का ऐसा गुमान होता है सद्दुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीरों की वजह से या भाषण की वजह से, जो मुसलमान होते हैं उन मुसलमानों को लगता है कि बीजेपी के लिए पसे पर्दा काम कर रहे हैं।
तो आप इन लोगों को कैसे मनाएंगे? आप जिस तरीके ऐसे सोच रखते हैं उनको कैसे मनाएंगे? आप देख लिए मुसलमानों के अंदर में अगर बीजेपी का इल्ज़ाम, ये कांग्रेस के चंद ऐसे लोग जिनके पांव तले ज़मीन खिसक रही है और अक़लियत के लोग उनसे हिसाब मांगने लगे हैं, वो इन लोगों का फैला हुआ अफवाह है। मुसलमानों के दरमियान में, दलों के दरमियान में ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर मुसलमानों में ये बात होती तो अवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं एक सैलाब उमड़ कर आता है, ये उसकी हिमायत का ऐलान है। वो जहाँ गए लोग इज्जत और तकरीम की नज़र से देख रहे हैं। जब उसको ऐसा पार्लियामेंट में बहस करते हुए और टीवी के स्क्रीन में बहस करते हुए देखते हैं तो हर इंसाफ पसंद लोगों के दिल की आवाज़ होती है कि क़यादत का हकदार यही है। लेकिन जहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग खौफ की नफ्सियात में जी रहे हैं, तो वो खौफ की नफ्सियात में मामला ये होता है जब आदमी वहशत में हो तो हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आता है। लेकिन जैसे लोगों की, अगर हम लोगों की बात करें कि लोग अगर उनकी हिमायत में है तो इलेक्शन में उनका फ़ायदा तो दिखना चाहिए। तो इलेक्शन में एक भी आपके मतलब उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग आपके हिमायत में नहीं है। महाराष्ट्र में मेरे लोग पहले क्या थे, तो मतलब दो ही जीते। अरे भाई 2 जीते, 2 से हमने आगाज़ किया है, 2 से हम आगाज़ किया, 2 से 200 में हम पहुँचेंगे। अरे सीमांचल में आप देख लीजिए, हमारी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी भाई। बिहार की दिग्गज जो पार्टियां थी उनके सरह वोट वसूल को देख लीजिए, हम 6 सीटों पर तकरीबन 1 लाख वोट लाए और लोग उससे ज़्यादा। मैं दिल्ली की बात कहता हूँ, दिल्ली में जदयू आई थी 247 सीट पर मिली, यहाँ पर वो सिर्फ 46,000 वोट लाई थी और मैं 9 सीट पर लड़ा था, 18,000 वोट लाया। फी कैंडिडेट हमारा 2,000 वोट की सरह रही और जदयू की 100-150 पे सिमट गए। तो आप कहते हैं कि लोग हमें कबूल नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि मतलब लोग आपको कबूल करें? यकीनन है कि देखिए हम धीरे धीरे हम कदम बढ़ा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। उनके सामने में बहुत सारी चीज़ें थी, समझने में देर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। आपका भी लग रहा है कि लोग आपको मतलब जो है आपकी हिमायत में है, तो 2019 के इलेक्शन में आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? बिहार में कितने सीट होंगे? अभी हम मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे कर रहे हैं, हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम चंद सीटों पर लड़ेंगे, उसके फैसला हमारी मरकज़ी क़यादत करेगी, हमारी सर्वे टीम उसका जायज़ा लेगी। हम इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ नहीं लड़ते, बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं और आवाम के दरमियान में जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यकीनन है कि वक्त पर फैसला हो। 2019 का जो इलेक्शन होने वाला है वो यूपीए वर्सेस जो है एनडीए है। एक तरफ तो महागठबंधन है, सारी पार्टियां एक तरफ है, किसी भी तरह से बीजेपी को हराने का उनका मकसद है। तो आप ये बताएं, आप 2019 के इलेक्शन किसकी सपोर्ट करेंगे? आप बीजेपी का या फिर आप यूपीए का सपोर्ट करना चाहते हैं जो महागठबंधन है? अगर देखो पिछले इलेक्शनों में आपने जो है यूपीए का आपने सपोर्ट किया था, तो इस बार आप किसका सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी को रोकने के लिए यकीनन है कि लोगों का मिजाज है, मेरा मिजाज भी है, बल्कि दूसरे लोग तो बीजेपी को रोकना चाहते हैं अपने मफाद के खातिर और हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं अपने नज़रियात के खातिर। वो दुश्मन है वक्ती तौर पर और हम दायमी तौर पर उससे इख्तलाफ रखते हैं कि ये सेकुलरिज़म के और हिंदुस्तानी आइन के मुतरादिफ काम करने वाली जमात है। ये जमात हिंदुस्तान की इस्तेहकाम और उसकी सालिमियत के लिए ख़तरा है, हम उसको इसलिए रोकना चाहते हैं। और हम दूसरे लोग जो रोकेंगे बीजेपी को तो अपने मफाद के लिए रोकेंगे, हम बीजेपी को तो रोकेंगे भी और जो लोग बीजेपी के मुखालिफ उस वक्त तवाना ताकत होगी हम उसके साथ देने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, और अगर कांग्रेस के दूसरे लीडरों को देंगे तो सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे, मिल्लतों की और मजलूमों की आवाज़ नहीं बन पाएंगे और हम जीतेंगे तो कांग्रेस बीजेपी के मुखालिफ ताकतों का हम साथ भी देंगे और मजलूमों का तर्जुमान भी बनेंगे। अच्छा, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल अगर आप जो है सीमांचल की बात करें, तब सीमांचल के लिए आपने पहले 4 साल पहले आपने वहाँ गए, असदुर ओवैसी साहब भी गए थे, उन्होंने सर्वे किया, देखा। तो अभी फ़िलहाल 4 सालों से आपने मुसलमानों के लिए या अभी कहा जाए सीमांचल के लिए आपने क्या किया है जो आप नुमाया खिदमत हो या लोगों को कहा जा सके आपने ये किया है, क्या किया आपने फिलहाल? आप देखिएगा मैं बगैर जीते हुए मेरे पास कोई ताकत नहीं है, रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहा हूँ और उस पर भी मैंने तारीखी काम किया। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि सीमांचल में एक आबादी बस्ती है जो कुल्हा वाले हैं, जो सेखरा है, जिनको सेंट्रल रिजर्व ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, लेकिन सुरजापुरियों को आज तक नहीं किया गया और वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट नहीं करा सका। और अभी उसकी आवाज़ सुरजापुरियों की पहली आवाज़ अगर पार्लियामेंट में दरो दीवार ने सुना है तो मेरे लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से सुना। और अभी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की तश्कील के लिए हमारे कौमी सदर ने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है और जो समाज के लिए बहस के लिए वो बिल को मंजूरी भी मिली है। हमने तारीखी काम किया है, लड़ाई का शुरू कर दिया। और आप कहेंगे कि पिछले दिनों में 2016-17 में जो फ्लड आया, आप देखेंगे कि 2016 के फ्लड में हमने रिलीफ का बड़ा काम किया, कोई खड़ा नहीं था। 2017 में हुकूमत की मशीनरी वहाँ तक दवा नहीं पहुँचा सकी। जब महामारी की हालत हो गई थी सैलाब के बाद, तो हमने 20-20 जगह पर जाकर के अपने मेडिकल कैंप लगाए, लोगों की खिदमत करने का काम किया। ये काम तो मेरा रज़ाकाराना था। दूसरा काम ये हमने किया
कि बीडीओ और एसडीओ और डीएम को दबाव दिलवा करके जो परेशान हाल लोग थे वहाँ पर हमने कैंप लगवाए, वहाँ हमने उसके खाने का नज़्म करवाया, लोगों को जो सैलाब में तबाही हुई थी उसके मुआवजे के लिए हमने धरना देने का काम किया। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूदा लोग जिम्मेदार लोग हैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सके और नतीजा ये हुआ है कि सेंटर का और बिहार स्टेट का जो फ्लड रिलीफ कोड कहता है कि दहकानों की खेती के दह जाने पर मुआवजा मिलना है, उनके गरीबों की झोपड़ियाँ उजड़ गई हैं उनका मुआवजा मिलना है, गाय मर गई तो 30,000 रुपये मिलने हैं, झोपड़ी गिर गई तो 95,000 रुपये मिलने हैं, खेती दह गई है तो उनको 5,500 एकड़ रुपये मिलने हैं। कुछ भी नहीं मिल सका और ये लोग चुप रह गए और हमारी पार्टी ने तहरीक चलाकर कुछ लोगों को दिलवाने का भी काम किया है। ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। अब ये बताएं, जेडीयू में जब आप थे, आपने जेडीयू से रिश्ता तोड़ा, उसके बाद आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रिश्ता आपने जो है हमवार किए। अभी आपको नहीं लगता है कि अब जेडीयू में जब थे तो आपका जो पॉलिटिकल कैरियर था वो बेहतर था और इसमें एमआईएम में आने के बाद आपकी थोड़ा सा मतलब लगता नहीं आपको कि पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा सा डार्क हो गया या अंधेरा? नहीं, आदमी को पहले अपना मकसद और मुतय्यन तय करना चाहिए कि मेरी लीडरी का असल मकसद क्या है। लीडरी का मकसद एमएलए एमपी बनकर ठंडे घरों में आराम करने का हो, सैर व तफरी करने का हो, माल कमाने का हो, तो यकीन है कि मेरा नुकसान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नुकसान नहीं है, मैं फ़ायदे में हूँ। मेरा काम है, मेरी नीयत है आवाम की दयानतदाराना रहनुमाई का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन पार्टियों से निकलकर मैं राहत महसूस करता हूँ और अपने लोगों को जगा रहा हूँ, बेदार कर रहा हूँ और सियासी तवानाई लोगों में पैदा कर रहा हूँ। इसलिए मैं कल से ज़्यादा कामयाब हूँ आज मैं। लेकिन लोगों को लगता है ना क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, उनके शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो वादे होते हैं उनके भी, तो लोग बाद में खैरे नहीं उतरते। तो हो सकता है कि लोगों का भी लगता है आपके ऊपर अभी नज़रिया हो कि नहीं अभी तो कह रहे हैं, बाद में लोग मैं जिला परिषद का मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ने गया था। इलाके के दानिशुरों ने मुझे कहा नहीं ज़िला परिषद का इलेक्शन होगा। मैं तैयार नहीं था, मैं लड़ा, जीता, एमएलए बनाया गया। लोगों ने बहुत सारे हमसे वादे कराने की कोशिश की। मैंने कहा भाई मैं वादा तो फ़र्दन नहीं कर सकता, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे वोट दिया, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे अगर फ़तह नसीब कराया तो मैं अपने फ़र्ज़ को निभाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहैसियत जिला परिषद के रुकन के और बहैसियत एमएलए के जिस फ़र्ज़ की अदायगी हमने की है, मेरा दिल भी मुतमईन है। और आज बिहार की एक बड़ी आबादी इस बात की शहादत भी पेश कर रही है। आज अगर पटने में पूछिए कि अख्तरुल ईमान की जब असेंबली में मौजूदगी थी तो मजलूमों की जितनी आवाज़ उठी थी उसके बाद कौन सी आवाज़ आज उठ रही है, आज जाकर देख लीजिए। इसलिए आवाम का अल्लाह का शुक्र है कि एतमाद बढ़ा है। आज हमारी मीटिंगों में आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये क्या है? एतमाद का नतीजा है। तो ही है, लोग गाड़ियाँ भेजते हैं, खाने का नज़्म करते हैं, जेब में पैसे डालते हैं, लोग उनको नहीं मिलते और मेरी एक आवाज़ पर लाखों के इज्तिमात हो रहे हैं। अभी मैं कई दिनों से दिल्ली में हूँ, नौजवानों से हमने गुजारिश की कि भाई अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं फरियाद लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम छोड़कर, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करके, मीलों दूर आकर के हमारी मीटिंग को कामयाब कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे लोग हमारे साथ नहीं हैं? तो आपको लगता है कि आपके लोग आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद हमारे साथ है। फिलहाल आपका एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा। बिहार की जब सूरत हाल है बहुत ही दयनीय है अगर देखा जाए तो। नीतीश कुमार अपने आप को हमेशा जो सुशासन बाबू या कह लीजिए कि ज़ीरो टॉलरेंस सरकार के तौर पर अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन उनकी बीजेपी से मिल जाने के बाद वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। अभी फ़िलहाल बात करें तो शेल्टर होम में दुष्कर्म का मामला पेश आया है और जिस तरह के वो अपने दिखाते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्या नीतीश कुमार या बीजेपी के राह पर चलने लगे हैं या उन्हीं के क्या इशारों पर काम कर रहे हो? देखिए, नीतीश कुमार का शुरू दिन से नज़रिया है कि नीतीश कुमार ज़बान से कुछ भी बोलें, वो बीजेपी के और आरएसएस के नज़रियात के तौर पर पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। ज़बान से वो करप्शन के बारे में कहीं ज़ीरो टॉलरेंस की बात करें, लेकिन अभी जो घोटाला है भागलपुर की निस्बत से, उस घोटाले में शामिल है वो। और आप देख लेंगे कि यही नहीं, उससे पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ था कि मर्दों का यूट्रस का ऑपरेशन दिखाया गया। जिस औरत को बच्चा नहीं पैदा हुआ उस औरत के बच्चे की पैदाइश दिखाई गई, है ना। एक औरत का एक साल में 7 बच्चे का ऑपरेशन दिखाकर पैसे का घोटाला हुआ। नीतीश कुमार ने कभी भी घोटाला को नहीं, इन्होंने शराबबंदी के नाम पर भी जो किया है, शराब के माफियों से आज सरकार चंदा वसूल कर रही है, उस धंधे में शामिल है। इन्होंने बिहार को तबाह बर्बाद कर दिया है। बिहार के तालीमी निज़ाम को
गरीब बच्चों को भले ही ये कुर्ता और दोपहर के खाने के नाम पर फुसलाने का काम करें, बिहार के बच्चों को जाहिल और अनपढ़ रखने का इसने सामान पैदा कर दिया है। आज कॉलेज का कैंपस, लेकिन अब नीतीश कुमार आने के बाद तो कई लोगों को जो नौकरी मिली, जिसमें स्कूलों में, उससे पहले तो बहुत ही कम। वो ये देखिए, दरख्त आंधी में गिरा और पागल बोला मैंने उखाड़ा, यही मामला है। अरे भाई, ये जो नौकरी मिली है, आप देखें माजी की तरफ मुल्क की, ये तो जो पूरे हमागिर तालीमी तहरीक जो चली, सर्व शिक्षा अभियान की बदौलत बहालियाँ हुई है, सारी जगहों पर बहालियाँ हुई हैं। बल्कि उड़ीसा, जिसका पर कैपिटा इनकम कम था, जिसकी तालीमी हालत ख़राब थी, उन्होंने तो ये इस एजुकेशन की तहरीक के जरिए से अपनी तकदीर बदल ली, आज हमसे आगे हो गए। और इन्होंने अपने अफसरों से पैसे लुटवा दिए, कंप्यूटर खरीदवा दिए स्कूल को, कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सका, लेबोरेटरी की सामान इन्होंने लाखों करोड़ों की खरीदवा दी और क्लास 10 का बच्चा एक दिन लेबोरेटरी में नहीं जा सका। ये करोड़ों का घोटाला इसने किया है और बड़ी चालाकी के साथ ये कभी आया था, चूँकि इनकी अंडरस्टैंडिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मैं रिज़ाइन करूँगा। ड्रामा किया था इन्होंने कभी गैसल रेल दुर्घटना पर, जबकि एक हादसा था, उस पर अगर इसका ज़मीर ज़िंदा हो गया था तो मासूम उन यतीम बच्चियों का, जिसमें दलितों और अक़लियतों के बच्चियों की तादाद ज़्यादा है, उसकी इज़्ज़त आबरू लुटी है। इसके अंदर अगर ज़मीर ज़िंदा होता तो कब का रिज़ाइन कर गया होता। ज़मीर ज़िंदा उसका होता। आप उसके कौल व फेल को देखिए, क्या कहा था, मर जाऊँगा मिट जाऊँगा, बीजेपी में नहीं जाऊँगा। और जब बिहार में गठबंधन हुआ था तो बिहारियों को दिल्ली में भी मुबारकबाद देते थे कि बिहारियों ने बड़ा अच्छा किया, भाजपा के रथ को रोका कम अज़ कम इसने। लेकिन क्या हुआ, देर नहीं लगी थी कि बीजेपी जो जंग हार गई थी, उस जंग को इसको बीजेपी को जिता दिया इसने और पूरे हिंदुस्तान में लोगों के हौसले तोड़ दिए। बीजेपी के लिए काम करने वाला एजेंट है यह शख्स, कभी भी ये दलितों का और अक़लियतों का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता है। बिहार को इसने तबाह बर्बाद किया है। और ख़ास करके देखिए, जमहूरियत में होता क्या है, जमहूरियत में लीडरशिप जो होती है, अवामी जो नुमाइंदगी होती है, उसमें तवानाई होनी चाहिए, नौकरों को उसके मातहत होने चाहिए। और नीतीश कुमार ने बिहार में अवामी नुमाइंदगी को कमज़ोर किया है और नौकरशाहों को सर पर चढ़ा दिया है। कल तक हमारे मुखिया जी होते थे, उनके दरवाजे पर आकर पंचायत सचिव उनकी जूतियाँ सीधी करता था और आज हमारे मुखिया जी को जाकर अपने पंचायत सचिव की जूती सीधी करनी पड़ रही है। कल का प्रमुख हमारे प्रमुख के चैम्बर में वीडियो आकर हाजिर लगाता था और आज का प्रमुख वीडियो के पीछे पीछे चलता है। कल का मिनिस्टर मजाल नहीं थी कि कमिश्नर उसके सामने ज़बान खोल सके और आज कमिश्नर को वक्त मिल जाता है और वज़ीर को अंगूठा दिखा देते हैं नीतीश कुमार। इसने जमहूरियत का कत्ल किया है, अवामी नुमाइंदगी का कत्ल किया है। और बिहार के तमाम तर कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस को देखें, ये लोग अपने को कहते हैं, नीतीश जी हों, लालू जी हों और वहाँ पर मोदी जी हों, ये लोग कहते हैं कि हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग पैरोकार हैं जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण ने जो तहरीक उठाई थी इमरजेंसी में, कहाँ से उठाई थी? वो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस से वो तहरीक उठी थी। ये लोग समझ गए हैं कि तहरीक तो कैंपस से उठेगी, इसलिए तहरीक के जगह को बर्बाद कर दो। आज जाके देखिए पटना यूनिवर्सिटी को देखिए, वो साइंस कॉलेज जिसकी कौमी सतह पर एक अहमियत थी, आज कब्रिस्तान और वीरान बन गया है। जिसने तालीम को बर्बाद कर दिया वो बिहार का मसीहा बन सकता है। बिहार का सबसे बड़ा मुजरिम सियासतदान अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है और अक़लियतों को तो उसने तबाह बर्बाद किया। 12,000 उर्दू टीचरों को नौकरी नहीं दी। अभी काउंसिल से उर्दू की जगह, असेंबली से उर्दू की जगह इसने ख़त्म कर दी। अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई है वहाँ पर, उसमें उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी जो मगध यूनिवर्सिटी का 2 हिस्सा बना, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू की जगह इसने ख़त्म कर दी। रैशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू के ओहदे इसने ख़त्म कर दिए। और आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार बिहार की तरक्की की बात करता है, आज अलीगढ़ को अगर आज फंड नहीं मिला, आज एक भी प्रपोजल बिहार गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आज वो गए थे उनके साथ, तो बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था, अलीगढ़ को तो पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सका, बल्कि अलीगढ़ के पैसे दिलवाने नहीं बल्कि रुकवाने का जुर्म इसने किया है। ये कहीं से भी न तालीम का हो सकता है दोस्त, न कहीं दलितों का अक़लियतों का दोस्त हो सकता है। उसने हम पर जुर्म उठाया है और बीजेपी और आरएसएस के नज़रियात का सबसे बड़ा अलमबरदार, बल्कि बिहार में सुशील कुमार मोदी से ज़्यादा अगर आरएसएस का कोई एतमाद का आदमी है उसका नाम नीतीश कुमार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स में अपने टाइम देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।